अगर हम बात करें तो मक्कार दुश्मन ने एक बार फिर से बुज़दिली का मुजाहरा किया। रात के अंधेरे में पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई बुज़दिलाना और गैर इंसानी कार्रवाई की है। भारत ने पाकिस्तान में 6 मकामात पर निहत्ते शहरियों, मासूम बच्चों, खवातीन और मसाजिद पर वहशियाना हमले किए। मोदी हुकूमत की इस दहशतगर्दी में अब तक 31 अफराद शहीद और 57 जख्मी हो चुके हैं। जख्मियों में बड़ी तादाद खवातीन और मासूम बच्चों की है। बुज़दिल दुश्मन ने न सिर्फ आलमी कवानीन बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की भी खुली खिलाफ वर्जी करते हुए नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर भी हमला किया है, जो पाकिस्तान की तवानाई, खुद मुख्तारी और तरक्की पर बराह रास्त हमला है, जो एक नाकाबिले माफ़ी जंगी जुर्म है जिसे ना माफ़ किया जा सकता है और ना ही भुलाया जा सकता है। दुश्मन ये भूल गया है कि इसने किस कौम को ललकारा है। अफवाज पाकिस्तान ने भारत की बुज़दिलाना कार्रवाई पर पाकिस्तान के शेर दिल जवान ने दिंदान शिकन और फौरी दिफाए हिकमत अमली अपनाते हुए चंद ही मिनटों में भारत का सारा गरूर और नापाक अजाइम हाक में मिला दिए। पाकिस्तान के शाहीनों ने फिजा में ऐसा तूफान बर्पा किया कि दुश्मन चीख उठा और लम्हों में 3 राफेल समेत 5 दुश्मन तैयारे जमीन बोस कर दिए। दर्जनों ड्रोन और क्वाड ऑपरेटर्स तबाह कर दिए। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने मुख्तलिफ सेक्टर्स में लाइन ऑफ कंट्रोल, भारत के इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर, बटालियन हेडक्वार्टर और मुतादिद चौकियों समेत कई तंसीबात को राखा ढेर बना दिया है। पाकिस्तान के दिफा की शिद्दत इतनी थी कि भारतीय फौजियों ने घुटने टेक दिए और जान बचाने के लिए पोस्टों पर सफेद परचम लहराकर अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। दुश्मन सुन लो, ये है पाकिस्तान का फौलादी दिफा, ये है पाकिस्तान की अस्करी बर्तरी, ये है गैरतमंद कौम का जवाब। भारतीय कार्रवाई के बाद वजीर आजम की ज़ेर-ए-सदारत सियासी और अस्करी क़यादत की बड़ी बैठक हुई। कौमी सलामती कमेटी के हंगामी इजलास में आला सियासी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की, जिसमें मुसल्लह अफवाज को हर मुमकिन और जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार दिया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इस अज़्म का इजहार किया कि मासूम शहरियों के खून का हिसाब हर सूरत लिया जाएगा। भारत को मुंह तोड़ जवाब कब, कहां और किस शिद्दत से देना है, इसका फैसला पाकिस्तान करेगा और दुश्मन की हर साजिश उसकी तबाही में बदल देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 2 टोक अल्फाज में मोदी हुकूमत को पैगाम दिया है कि भारत ने जारियत के फाश गलती की है, इसका खमियाजा इसे जरूर भुगतना पड़ेगा। अवाम और जमीन के तहफ्फुज पर कोई समझौता नहीं होगा। शायद भारत समझ रहा है कि पाकिस्तान पीछे हट जाएगा, ये इसकी भूल है। भारत ने जंग शुरू की है, मंतकी अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। भारत की जारियत पर दुनिया भर में तशवीश की लहर दौड़ गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय हमले को शर्मनाक और अहमकाना इकदाम करार देते हुए पाक भारत कशीदगी को इंतहाई संजीदा करार दिया है। बरतानिया समेत कई आलमी ताकतों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद करते हुए सालिसी की पेशकश की है और भारत से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की है। उधर ईरान की जानिब से पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें जारी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा भारत पहुंच गए हैं। आज उनकी अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं, मगर सुन लो भारत, ये मसला सिर्फ अब बयानात से हल नहीं होगा। तुम्हारी आग अगर हमारी सरजमीन तक पहुंची है तो अब तुम्हारा अंजाम हमारी मर्जी से ही तय होगा। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा और इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, इस वक्त तो उनका मैं तारुफ आपके साथ करवा दूं। आलमी उमूर के माहिर हैं प्रोफेसर हुसैन आलम साहब। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये हमें बताइएगा कि पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से भारत की बिला इश्तियाल जो हम देख रहे हैं कि जारियत है, इसका सख्ती से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। क्या आप समझते हैं कि बैनुल अक़वामी बरादरी भारत को जवाबदेह ठहराएगी? इस ज़मन में पाकिस्तान को क्या कोशिशें करनी चाहिए मज़ीद? उज़ैर, आपने बड़ा वैलिड सवाल पूछा है कि क्या भारत जो है वो इसको उस तरीके से लेगा कि बैनुल अक़वामी बरादरी का जो प्रेशर है उस पर असर करता है। ऐसा है कि एक से ज़्यादा बार भारत ये ख़िलाफ़ वर्जियाँ करता रहा है और बैनुल अक़वामी तौर पर जितनी भी फोरम्स हैं उन सब के ऊपर पाकिस्तान भी इसको उठाता है और दुनिया भर में इसकी मज़म्मत की जाती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो लातों के भूत होते हैं, वो बातों से नहीं मानते। तो ऐसी सूरत में जो कि अभी पाकिस्तान का अगर हम मामला देखें तो ये इस वक्त सियासत नहीं रियासत का मामला है। तो इंटरनेशनली उसे जो भी कहा जाए
या जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि जी मैं मीडिएशन के लिए तैयार हूँ, या इराक़ची जो हैं वो ईरान के वज़ीर ख़ारजा वो भारत पहुँच चुके हैं, मगर उसके बावजूद पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ये तवक्को भी रखती हैं और ये कह चुकी हैं कि हम अपनी मर्ज़ी का इसको जवाब देंगे और हमारा राइट है, क्योंकि हमारे ऊपर आप लोगों ने रात के अंधेरे के अंदर जो है हमला किया है, तो इसका बदला भी लिया जाएगा और इसका जवाब दिया जाएगा। और सिचुएशन डीएस्केलेट करने के लिए ये लाजमी है कि एक बार जवाब दिया जाए, वरना ये सिलसिला चलता रहेगा। और अगली बात यह है कि इंटरनेशनली चीज़ें मीडिएशन पे तब जाती हैं कि जब दोनों मुल्क उसके लिए तैयार हों। पाकिस्तान तो अमन की ख्वाहिश ज़रूर रखता है, लेकिन भारत में इस टाइम जो जंगी जुनून है, जिस तरीके से नथने फुला फुला कर उनके एंकर्स और उनके चैनल्स इसको एस्केलेट कर रहे हैं, हाइप क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए लाजमी है कि एक बार मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, जिसकी तवक्को कौम भी रखती है। और इंटरनेशनली भी प्रेशर तभी बिल्ड होता है जब आप मजबूत होते हैं। प्रोफेसर साहब, आप तो मीडिया स्टडीज़ पढ़ाते भी हैं स्टूडेंट्स को, ज़रा ये भी बताइएगा, आपने भारतीय मीडिया की बात की, हमने देखा कि पहले तो बड़ा शोर मचाया जा रहा था नथने फुला फुला कर, और इस तरह से चीख चिंगाड़ कर जनाब बातें हो रही थी कि हमें अब जंग चाहिए, कोई स्ट्राइक नहीं चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन जब तैयारे गिराए पाकिस्तान ने तो मुकम्मल जो है वो खामोशी थी इंडियन मीडिया पे। क्या बौखलाहट का शिकार है, हाथ पैर फूल गए हैं कि अपनी आवाम को सच भी नहीं बता रहे कि हमारे राफेल तैयारे गिरे हैं जो हमने इतने महंगे दामों करप्शन करके ख़रीदे थे? हाँ, ये एक बड़ी सोचने वाली बात है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा, उनके प्रेसिडेंट, उनके आर्मी चीफ तो उनके खैर पहले भी नहीं बोलते, तो उनके वज़ीर आज़म भी खामोश हैं। उसकी वजह यह है कि वो तवक्को नहीं रख रहे थे। वो राफेल जिनको बड़ा हाई रेट किया जा रहा था, और उनके भारतीय फ़िज़ाई बेड़े में जिस टाइम उनको रखा गया तो उस टाइम नींबू और वो नारियल फोड़े गए। तो आप देख लें कि ऑपरेशन सिंदूर का फिर अंजाम जो है वो एंड पे कहाँ जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन वो तवक्को नहीं करते थे, क्योंकि एक चीज़ होती है टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाले पे भी डिपेंड करता है। तो इसमें भारतीय एयरफोर्स की जो प्रोफेशनली आप समझते हैं ना कि महारत वो खुलकर सामने आई कि वो कितने को माहिर हैं। और पाकिस्तान की एयरफोर्स पहले भी खत्ते में नंबर 1 थी, दुनिया के अंदर भी शायद मेरा ख्याल है दूसरे तीसरे नंबर पर होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आइंदा भी पाकिस्तान एयरफोर्स इसी तरह का जवाब देगी और कौम का सरमाया इफ्तिखार बनी रहेगी। हुसैन साहब, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है। राफेल तैयारे फ्रांसीसी कंपनी के थे, डसॉल्ट एविएशन के, उनके तो शेयर्स गिर गए हैं, लेकिन हो सकता है और मुमकिन भी है कि भारतीय पायलट्स के निकम्मेपन की वजह से ये सब हुआ है। अच्छा, मैं आपसे मजीद जानना चाहूँगी, वज़ीर आज़म ने 2 टोक अल्फाज में मोदी हुकूमत को पैगाम दिया है कि भारत ने जंग शुरू कर दी है और मंतकी अंजाम तक हम पहुँचाएंगे। पाकिस्तान का जवाब क्या हो सकता है और किस नौयत का होगा? पाकिस्तान का जो जवाब है वो 3 तरह से हो सकता है। पहली बात ये है कि पाकिस्तान उसका जवाब मिलिटरीली देगा, ठीक है, नंबर 1, और वो बनता भी है कि ज़ाहिर है आपकी एयर स्पेस वायलेट हुई, आपके सिविलियन जो आबादी थी उनकी कैजुअलिटीज़ हुई और आपके 31 शहीद हुए, 57 ज़ख्मी हुए। एक बात। दूसरा, बैनुल-अक़वामी तौर पे इसका जवाब दिया जाएगा, तमाम ममालिक को और बैनुल-अक़वामी फोरम्स के ऊपर इसको उठाया जाएगा। और तीसरा है नेशनल लेवल के ऊपर एक जिसे कहते हैं ना कि यकजहती और यगानगत जो है उसके तौर पे दिया जाएगा कि पूरी कौम कतई नज़र तमाम सियासी इख्तलाफात के पूरी कौम एक होगी। तो ये एक 3 जहती पैगाम पूरी दुनिया में भारत को भी दिया जाएगा और दुनिया को भी दिया जाएगा, ताकि ये पता चल सके कि पाकिस्तानी एक जिंदा कौम है। अच्छा सर, हम इससे पहले आप बात कर रहे थे कि यकीनन टेक्नोलॉजी जितनी मर्जी अच्छी हो, लेकिन उसको इस्तेमाल के काबिल होने चाहिए, निकम्मे ना अहल नहीं होने चाहिए जो कि इस तरह जाके फिर अपना मजाक उड़वाएं, कंपनी के भी शेयर्स गिरवा दें। तो सर, अगर हम सूरत हाल को देखें तो क्या जो राफेल बनाने वाली कंपनी है, पहली खेप उन्होंने इंडिया को दी थी, क्या अब आपको लगता है कि जिस तरह से उन्होंने वो कंपनी को भी बदनाम करवाया बेचारी, तो अब इन्हें दूसरी खेप मिल सकती है? अच्छा, इसको थोड़ा सा और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देखें तो बैनुल-अक़वामी ताकतें जितनी होती हैं उनका मसला ये होता है कि उन्होंने अब एक बिज़नेस करना होता है, और ये पूरी दुनिया के अंदर हथियारों का बिज़नेस जो है सबसे मुनाफा बख्श बिज़नेस होता है। भारत को इससे पहले ये जैसे ये इंसिडेंट हुआ है पाकिस्तान वाला और ये अटैक हुआ है, इससे पहले F-35 की डील जो है वो अमेरिका से ऑफ़र हुई थी, लेकिन उन्होंने इस पर इनकार किया था।
अभी मेरा ख्याल है कि जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं, या चले खुल के कह देते हैं कि अमेरिका के बिजनेस के चांसेस बढ़ गए हैं। ठीक है, इसको अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस के चांसेस बढ़ गए हैं कि अगर राफेल ये नहीं उड़ा पाए उस तरीके से, या उस तरीके से उन्होंने नहीं डिलीवर किया, तो यकीनी बात है फिर F-35 की बारी आएगी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं वो J-35 के ऊपर चाइना में रिपोर्टेडली अपनी मशकें कर रहे हैं, अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये मामला सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान नहीं है, सही। ये बैनुल अक़वामी तौर के ऊपर एक जो जंगी साजो सामान वाली फर्म्स हैं उनके बिजनेस को भी बीच में लेके आता है। बिल्कुल ठीक। हुसैन साहब, आप हमारे साथ रहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। कुछ देर अभी उनको लगेगी आने में। मजीद आपसे ही जानूंगी, हुसैन साहब बताइएगा कि भारत की बुज़दिलाना कार्रवाई पर मुसल्लह अफ़वाज ने भरपूर दिफा किया और उनके भारतीय फौज को चारों शाने चित कर दिया। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई क्या होगी मजीद? ऐसा है कि अभी सुबह वॉल्टन रोड के ऊपर एक भारतीय ड्रोन जो है वो गिरा दिया गया है। जी। ठीक है, तो ये तमाम जगहों के ऊपर आपकी LOC जो है हॉट है, इसके ऊपर फायर एक्सचेंज चल रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो अपनी मर्जी और मौके का, और जाहिर है कोई ना कोई टारगेट जो है पाकिस्तानी अफवाज ने भी सेट किए होंगे, तो वो यकीनन जवाब देंगे। इससे पहले भी हम बहुत बार इनको जवाब दे चुके हैं, हर महाज पर हम जवाब दे चुके हैं, और इस बार भी मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के इदारे कौम को मायूस नहीं करेंगे और सरमाया इफ्तिखार बनेंगे। बिल्कुल, और हमेशा हमने देखा है कि हमारी मुसल्लह अफवाज कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरी है, कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। पाकिस्तानियों का सर हमेशा फ़ख्र से बुलंद किया, और इस बार भी पाकिस्तान के टारगेट लॉक हैं, लेकिन सरप्राइज दिया जाएगा टाइम के हवाले से, मकाम के हवाले से, हदफ के हवाले से। तो अब भारत को तैयार रहना है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हुसैन आलम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, सुनो में हमारे मेहमान, हमारे जो एनालिस्ट होंगे वो हमें वक्तन फ़वक्तन ज्वाइन करते रहेंगे, उनसे उनकी माहिराना राय भी हम जानेंगे। लेकिन अभी ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा से अपने सिलसिले को वहीं से जोड़ते हैं। प्रोफेसर हुसैन आलम साहब हमारे साथ ही मौजूद है। सर, अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है इस वक्त, ज़रा इस पर हमारी रहनुमाई कीजिएगा कि पाकिस्तान के जवाब का अब इंतज़ार कर रहा है भारत भी, यानी कि खौफज़दा भी है कि पाकिस्तान ने अब हम पे जवाब करना है, उसको जवाब देना है, उसको रुकवाने के लिए राब्ते भी कर रहा है अमेरिका से, दीगर ममालिक से जिनकी पुष्पनाई उसे हासिल है। तो सर, कोई बैकडोर सेटलमेंट की कोशिशें चल रही हैं? हर जगह के ऊपर बैक चैनल्स जो हैं वो खुले होते हैं और बात होती है, और अभी जो दोनों मुल्कों के जो कौमी सलामती के मशीर हैं, रिपोर्टेडली कल उनकी बात हुई है। तो मेरा ख्याल है कि ये फेस सेविंग के लिए दोनों तरफ से कुछ ना कुछ करने के बाद उम्मीद तो की जा सकती है कि अगर किसी चीज़ पे ये हो जाए, और इससे फिर क्या उसको कहते हैं मामला डीएस्केलेट हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान की तरफ से जवाब अभी ड्यू है, और उसके लिए भारत के अंदर एक खौफ व हरास, और जिस तरह से ब्लैकआउट की सिचुएशन 3 शहरों के अंदर वहाँ पे की गई, तो इट टेल्स के जंगी जो असरात हैं वो दोनों तरफ हैं, और दोनों तरफ के अवाम जो हैं उनको इस चीज़ का एहसास होना शुरू हो गया है कि मामला जो है वो आम सिचुएशन में नहीं है, बल्कि कुछ ख़ास है। बिल्कुल हुसैन साहब, जैसे अभी आपने तज़किरा किया है कि पाकिस्तान की जानिब से जवाब अभी महफूज है। DGI SPR ने भी साफ साफ अल्फाज में वाजे किया है कि भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब वो जवाब कब, कहां और कैसा होगा, कितनी शिद्दत का होगा, इसका फैसला पाकिस्तान तो करेगा, लेकिन हमने क्या कोई टारगेट सेट किए हुए हैं इस वक्त? यकीनी बात है कि पाकिस्तान ने भी कुछ ना कुछ टारगेट सेट किए होंगे, लेकिन वो ये आई एम श्योर कि पाकिस्तान अपनी जो मॉरल एथिक्स है और वैल्यूज़ हैं, और जो बैनुल प्रोफेसर साहब, कता कलामी की माजत, आप अपनी गुफ्तगू जारी रखिएगा। एक और मेहमान हमारे साथ जो है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका भी तारफ़ करवा दूँ। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर शाज़िया चीमा साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करेंगे। हुसैन साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा पहले। अच्छा, तो यकीनी बात है पाकिस्तान ने भी अपने टारगेट सेट किए होंगे, लेकिन वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस होंगी, वो वहाँ होगा जहाँ पे हमें रिटालिएट करना है। पाकिस्तान कभी भी इस लेवल तक नहीं जा सकता कि वो मासूम आवाम का कत्लेआम करे जिस तरीके से भारत ने किया। ये आपको एक मॉरल एज ज़रूर है
कि चूँकि वहाँ के अवाम जो है उनका तो इसमें कसूर नहीं है, बिल्कुल। और जिस तरह पाकिस्तान के अवाम का कसूर नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने यकीनन अपने टारगेट सेट किए होंगे और वो मिलिट्री गोल्स होंगे, अपने अहदाफ तक हम ज़रूर पहुँचेंगे, लेकिन उसके अंदर आई एम वेरी मच श्योर कि वो सिविलियन आबादी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। इसी हवाले से मजीद गुफ्तगू कर लेते हैं। नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है उस पर हमला सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं थी कहा गया, बल्कि ये पाकिस्तान की तवानाई मईशत पर हमला है। पाकिस्तान ने इसको एक खुली जंग करार दिया है। इस हवाले से अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? पाकिस्तान जो है वो हर हवाले से अंडर अटैक है, नीलम जेलम के हवाले से नहीं। हमारे ऊपर तो जितनी शिद्दत से जो है वो कल रात अटैक हुआ है, हमारा तो उससे पहले जो हमारे ऊपर हमले की धमकियां हैं, पानी बंद करने की और ये सारा कुछ जो है, तो हमारी तो सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है वो थ्रेटन्ड है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी ये सब देख रही है कि अब हम इसको आगे कैसे लेके चलेंगे। क्या हम एक ऐसी रोग स्टेट को ये परमिशन दे देंगे कि वो जब चाहे खुद ही जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बन जाए? और इस खिते में जहाँ पे ईरान जो है, बांग्लादेश जो है, सार्क के बाकी ममालिक, अफगानिस्तान, हम सब मजहबी ममालिक हैं और हमारे मुल्कों में मज़हब की एक ख़ास अहमियत है, इनमें से कोई भी सेकुलर कंट्री नहीं है। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप खुद ही जो है वो एहतसाब करके अगर किसी मुल्क के अंदर उसकी इबादत गाहों को निशाना बनाएंगे और सिविलियंस को और बच्चों और औरतों को टारगेट बनाएंगे, तो क्या दुनिया को ये प्रेसिडेंट सेट कर देना चाहिए कि आप किसी भी वक्त जो है किसी भी सॉवरेन कंट्री की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को आप फलांगे और उस मुल्क के अंदर घुस जाएं और आप उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर उसकी मसाजिद तक आप हर जगह पे अटैक कर दें और फिर उसके बाद चूरन ये बेचें कि वहाँ पे दहशतगर्द होते हैं। अगर दहशतगर्द हैं तो हम तो आपसे कह चुके हैं कि हम आपके साथ हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार हैं। तो अब फिर आप ओपनली किसी न्यूट्रल एजेंसी और बॉडी से उसकी तहकीक क्यों नहीं करवाते? तो ये जो आप इसराइल की रूल बुक को फॉलो करना चाह रहे हैं, इसका आपको बहुत सख्त और बहुत तगड़ा जवाब मिलेगा। इसमें आपको जितना रिटेलिएट किया है वो तो एक और तरफ है, लेकिन इसके लिए एक बाकायदा प्रेसिडेंट सेट किया जाएगा कि आज के बाद ना सिर्फ ये कि आप पाकिस्तान पे बल्कि और भी किसी मुल्क की तरफ जो है वो इस तरह से आप दरअंदाजी नहीं कर सकते। आप यूं नहीं कर सकते कि जी हम मेरे मुल्क में एक अटैक हुआ है और मैं कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, मगर मैं खुद ही जज भी और ज्यूरी भी और एग्जीक्यूशनर बनने के लिए जा रहा हूँ। तो पाकिस्तान को इस वक्त दुनिया में भी बहुत ज्यादा हमारे पास सपोर्ट है और हमारे पास पूरा फ्री हैंड है कि हमने कैसे रिएक्ट करना जी। और हम अपने टाइम और अपनी चूज की हुई लोकेशंस और डेस्टिनेशन पे जरूर जो है वो रिएक्ट करेंगे। बिल्कुल जी, हम रिएक्ट करेंगे और हमें करना भी चाहिए और इससे कोई जो है वो हमें नहीं रोक सकता, क्योंकि भारत ने किसी असूल ज़ाब्ते का ख्याल नहीं रखा। पहल की है तो अब जवाब देना हमारा हक है और उसका हम बड़ी जिम्मेदारी से और दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करेंगे। हमें ज्वाइन किया वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मज़हर शाह साहब ने भी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का पीर मज़हर शाह साहब। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि LOC पर जो है वो बड़ी हम देख रहे हैं कि सूरत हाल जो है कशीदा है और भारत की जानिब से बिला इश्तियाल जारियत का मुजाहरा हो रहा है, फायरिंग की जा रही है, नीलम जेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को निशाना बनाया गया है। कैसा जज्बा है कश्मीरियों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अल्हम्दुलिल्लाह आप कल से देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जब कल साथी हमारे मस्जिद में शहीद हुए थे, हमारे मस्जिद के खादिम और पड़ोसी, उनका कल जनाजा हुआ है जिसमें पूरी कश्मीरी कौम ने शिरकत की। हमारे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट शरीक थे, अपोजिशन लीडर शरीक थे, हुकूमत शरीक थी, जिंदगी के हर तबका फिक्र के लोग शरीक थे। कल वज़ीर आज़म साहब ने हमारी उस मस्जिद का दौरा किया और दरिया के किनारों का दौरा किया, अवाम से मिले और मोदी को चैलेंज किया कि मैं अपने शहर दारुल हुकूमत में बगैर सिक्योरिटी के घूम रहा हूँ, क्या तुम दिल्ली में या श्रीनगर में इस तरह घूम सकते हो? तो अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीरी कौम का हौसला बुलंद है, जज्बा जिहाद से सरशार कौम है, शौक के शहादत से सरशार कौम है और हम अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क की फर्स्ट डिफेंस लाइन थे और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी हैं। हमने अज़म किया है कि हम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना नहीं बल्कि उनसे एक कदम आगे मिलकर मुल्क का दिफा करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। आपसे मजीद जानना चाहूंगी राफेल के हवाले से, बताएगा राफेल तैयारों के गिरने पर फ्रांस की जानिब से वजाहतें जारी हैं, इसकी
स्टॉक मार्केट उनको बड़ा धचका लगा है, जाहिर बात है उनके शेयर्स भी गिरे हैं। इससे फ्रांस को कितना बड़ा नुकसान हुआ है? देखिए जी, राफेल की जो दहशत थी ना, हमारे शाहीनों ने उसको, राफेल के पायलटों को दहशतज़दा कर दिया। जो उसका फख्र और गुरूर था वो हमारे शाहीनों ने खाक में मिला दिया है। बाकी मैं अजराए मिजाह कह रहा हूँ कि फ्रांस ने ऑफर की है कि बाबा पायलट का कसूर है, राफेल का कसूर नहीं है। तो उम्मीद है कि अब फ्रांस पाकिस्तान को राफेल तैयारे गिफ्ट करेगा, ताकि हमारे शाहीन बताएं कि राफेल के कोई फॉल्ट नहीं था, ये अभिनंदन जैसे चाय पीने के शौकीन पायलटों का फॉल्ट है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। पीर साहब, जरा ये भी बताइएगा कि हम देखते हैं कि भारत की जानिब से ये बड़ी हिकमत अमली जो है वो बनाई जाती है, बल्कि एक अरसे से हम ये देखते आ रहे हैं कि इसी तरीक़ेकार पर, इसी पैटर्न को जो है वो भारत फॉलो करता है। LOC पर हम देखते हैं कि वो जनाब जारियत करता है और फायरिंग करता है। उसे पता है कि जवाब यहाँ से पाकिस्तान उस तरह से नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तान ने ये ख्याल रखना होता है, क्योंकि बॉर्डर के पार भी वो कश्मीरी भाई ही हैं हमारे, जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, मुसलमान हैं, तो पाकिस्तान उनको निशाना बनाने से गुरेज करता है। इसका भारत हमेशा से, आप समझते हैं कि फ़ायदा ही उठाता आ रहा है, और वो इसी को जवाब बनाकर जो है LOC का महाज हमेशा गर्म रखता है, और आज भी इसी तरह गई है। देखें जी, उसने बिल्कुल इसी तरह रखा है, लेकिन मैं इस बार थोड़ा सा एक फर्क आपको बताना चाहूंगा कि इस बार जिस तरह हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, यानी आप तमाम हजरात ने जिस तरह डिजिटल दहशतगर्दी का सामना किया और जिस तरह भरपूर अंदाज में आपने जवाब दिया है, मैं बतौर वजीर इत्तलात के भी और कश्मीरी कौम के नुमाइंदे के भी तमाम अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं और उन्हें सलाम पेश करता हूं। इसी तरह मैं अपने पाक फौज के जो जवान हमारी सरहदों पर हैं और जिनको सिपा सलार का ऑर्डर था कि एक के बदले इस बार 10 का जवाब देना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तोपचियों ने इस बार वहां की आवाम को डिस्टर्ब किए बगैर उनकी जो पोस्टों पर जो फायर किए और जिस तरह उनकी पोस्टों की धज्जियां उड़ाई हैं, और फिर मजबूरन उनको जो है ना सफेद झंडा लहराकर अपनी सांस लेने की फुर्सत मांगी, उन्होंने भीख मांगी हमारे झाइनों से। तीसरा, मैं अपने पायलटों को खराज तहसीन पेश करूंगा कि जिन्होंने पिछली बार की तरह इस बार भी उनके राफेल गिराकर बताया है कि हम जाग रहे हैं और हम अपने मुल्क और कौम के दिफा के लिए पूरी तरह बेदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कौम मुत्तहिद हुई है और कौम के अंदर जो है जज्बा जिहाद बेदार हुआ है। हमने जंग मांगी नहीं थी, हम पर जंग मुसल्लत की गई है। तो इंशाअल्लाह अब मोमिन जज्बा जिहाद से और शौक शहादत से इस मुसल्लत जंग को जो है मंतकी नतीजे पर पहुंचाएगा। बिल्कुल ठीक। शाजिया साहिबा, आपकी जानिब आना चाहूँगी। जिस तरह भारत के पायलट की निकम्मेपन की वजह से राफेल नाकाम हो गया और आए तो बड़ी जुर्रत से थे चाय पीने के लिए, लेकिन भागे ये लोग ऐसे हैं दुम दबा के कि वो तो सारी दुनिया ने देखा है। मैं जानना चाहूँगी, पाकिस्तान आर्मी ने चंद ही लम्हों में भारतीय फौज को घुटने टेकने और सफ़ेद परचम लहराने पर मजबूर कर दिया। क्या ये दुश्मन की अस्करी और नफ्सियाती शिकस्त की इलामत है? क्या समझती हैं आप? बिल्कुल है, और कल ही मेरा जो है आर्टिकल और बहुत टाइमली ये छपा है, जिसमें मैंने पूरा एक इस पे एक रिपोर्ट लिखी है। इसकी वजह क्या है जो कि हमारे मीडिया पे डिस्कस नहीं हो रही है, वो ये है कि इंडियन आर्मी मोदी ने कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी है। वो हमारी तरह ये नहीं है कि एक जो है वो सोल्जर इंडक्ट होता है और वो फिर अपनी पूरी जिंदगी फौज में पेशावराना महारत हासिल करते हुए गुजार देता है। उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है अग्निपथ का, जिसमें वो 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे अग्निवीर नाम के सोल्जर हायर करते हैं। तो आप इमेजिन कर लें कि जब प्राइवेट जॉब्स हम करते हैं तो 4 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके बाद या साल का या 2 साल का, तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होती है। तो वो फौज में 17.5 साल के बच्चे को 4 साल के लिए ठेके पे हायर कर रहे हैं और फिर 4 साल के बाद उसको आधा पूरा फौजी बनाकर बाहर मार्केट में फेंक देते हैं, जहां उसके पास ना कोई स्किल होती है सवाए बंदूक चलाने के, और जो उसको काम वहां पे सिखाया गया होता है। और ये ज्यादातर RSS के बंदों को हायर किया जाता है। इसमें जात पात का बहुत ख्याल रखा जाता है। ये बहुत गंभीर सिचुएशन है, क्योंकि इसमें पैरेलल गुंडों की आर्मी भी क्रिएट की जा रही है। जब वो बाहर निकलेंगे 4 साल बाद और उनको करने के लिए कोई काम नहीं होगा, तो वो RSS के गुंडे ही बनेंगे। तो पॉइंट ये है कि इंडियन आर्मी का पाकिस्तान की आर्मी से कोई मुकाबला नहीं है। वो 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे हायर हुए हुए अग्निवीर हैं। वो राफेल क्या चलाएंगे और वो तोपें क्या चलाएंगे और वो बंदूकें क्या चलाएंगे, वो आप 4 साल के अंदर तो कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। तो 4 साल बाद आपको फिर लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है।
तो उनका मोरालिटी उनकी क्या होनी है। और यही वजह हमने देखा था कि जब मोदी जंग 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 की बात कर रहा था और 26 लाशों के ऊपर अपना नया इलेक्शन जो है वो जीतने का पूरा उसने प्लान बना लिया था। जब वो लाशों पे पैर अपने ही मुल्क के लोगों की लाशों के ऊपर खड़ा होकर बाकायदा उसने अपने इलेक्शन को जीतने का पूरा प्लान बना लिया था। तो उसके सबसे पहले उसकी टॉप बिल्कुल क्लास ठीक है शाजिया साहिबा, इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे और जो भी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से अपडेट आएगी वो भी आपके साथ गाहे बगाहे शेयर करते रहेंगे। अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। सर, बहुत शुक्रिया और आपको खुशामदीद कहते हैं। आपसे सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने दोस्त मुल्क चीन के तैयार करदा JF-7 थंडर और साथ ही साथ C-10 तैयारों के जरिए राफेल को ज़मीन बोस किया है। और इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि जो चीन की स्टॉक मार्केट है उसमें 18% तेज़ी भी देखी गई है। आप इस सब को कैसे देखते हैं, सिनेरियो को? बहुत बहुत शुक्रिया आपका और नजफ का, आपके चैनल का, जिसने इनवाइट किया। देखिए, ये कौमों पे जब इस तरह का वक्त आता है तो और अगर कोई एग्रेशन हो तो हमने रिजॉल्व शो कर दिया है। अब उसके आफ्टर इफेक्ट्स इंडिया खासतौर पर बड़ा मुल्क है, बेशक क्वेश्चन ले ले या बर्दाश्त कर ले, स्टॉक मार्केट डाउन हो। ये सिर्फ इनकी स्टॉक मार्केट नहीं डाउन हो रही, राफेल की भी डाउन हो गई है। उधर J-10C बनाने वाली कंपनी चंदगू के शेयर ऊपर चले गए हैं, बिकॉज हमने एक वॉर टेस्ट कर दिया है, एक वेपन को, और मिसाइल भी टेस्ट कर दिया है। दुनिया में फर्स्ट टाइम एवर चाइनीज J-10C और PL-15 मिसाइल जो है, जिसका हमें प्राइड है, तो हमने री-वेरीफाई कर दिया है चाइनीज को। और राफेल कंपनी जब बेचने जाएगी किसी जहाज अपने को, तो वो वही पूछेंगे कि ये वही राफेल है जो 3 हिंदुस्तानी जहाज पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। तो ये दुनिया में कारोबार अपनी जगह फैक्ट होता है, लेकिन जितना इमोशनल सेटबैक हिंदुस्तानी मिलिट्री को, खासतौर पर एयरफोर्स को जो मिला है, और मुझे हमदर्दी हो रही है हिंदुस्तान के ऐसे लोगों के साथ जो अपनी कौम से, जिनके नाम पे इतने फंड लिए जाते रहे, हेल्थ के लिए जाते रहे, प्रोग्रेस रुकी उनकी, और उन्होंने तकरीबन $75 बिलियन एवरी ईयर अपनी फौज पर खर्चते हैं। और उनको ये सवाल करना चाहिए अपनी फौज से और लीडरशिप से कि हमने 1000 जहाज आपको लेकर दिया, आपने तकरीबन 80 जहाज निकाले कॉम्बैट के लिए और 5 पाक फ़िज़ाइया ने वापस लैंड नहीं करने दिए, उनको घर नहीं पहुंचने दिया। तो ये उनका फर्ज है। अब ये सवाल उनके करने के हैं, हिंदुस्तानी कौम के, अपनी लीडरशिप से, कि ये जो इन्वेस्टमेंट थी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि वॉज इट वर्थ इट, तो इट वॉज नॉट वर्थ इट, बिकॉज लोग अब पूछेंगे। हमारा फख्र पाक फ़िज़ाइया ने पर्टिकुलरली, और पाक फौज अमूमी तौर पर, हम बात बाकी सर्विसेज का भी पूरा क्रेडिट है, लेकिन पाक फ़िज़ाइया ने एक ऑनर, एक चीज जो मैं आपके चैनल पे पहली दफा कमेंट ऐड करता चलूं कि पाक फ़िज़ाइया का उस रात का मिशन, हम इसको मिलिट्री टर्म में कहते हैं डिफेंसिव काउंटर एयर ऑपरेशन, जिसका मतलब होता है आपने दुश्मन के ऑफेंस को रोकना है। तो ये कोई दुनिया की एयरफोर्सेज ने कभी, मैं मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ रहा था, मैं स्ट्रैटेजी पढ़ाता रहा हूँ, ये दुनिया की वाहिद एयरफोर्स है, इसने डिफेंसिव काउंटर एयर मिशन को ऑफेंसिव काउंटर एयर मिशन में करके 5 जहाज मार गिराए। यानी हमने डिफेंड नहीं सिर्फ किया, हमने सिर्फ डिनाई नहीं किया, वो पाकिस्तान की एयर स्पेस में नहीं दाखिल हुए, उन्होंने स्टैंड ऑफ वेपन किए, लेकिन वो आराम से जा सकते थे क्योंकि उन्होंने फिजिकली पाकिस्तान की एयर स्पेस वायलेट तो नहीं की थी, वेपन आए थे। लेकिन हमने कहा कि चाहे जहाज पाकिस्तान की एयर स्पेस में आए या उस जहाज से फायर किया वो वेपन आए, हमारे लिए दोनों ही उतना ही बड़ा जुर्म है, और उसकी जुर्म की सजा वही होगी चाहे वो जहाज अंदर आए या उसका वेपन अंदर आए। तो हमने जहाजों को जा लिया, हिंदुस्तान के अंदर जा मारा। तो ये सबूत है हमारी इंटेंशंस का कि हम ना पॉइंट स्कोरिंग के लिए लड़ते हैं, ना हम जीत फतह के लिए लड़ते हैं, ना दुनिया को साबित करने के लिए कुछ लड़ते हैं, हम एक वजह से लड़ते हैं, हम लड़ेंगे अपनी आज़ादी के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और इस मुल्क की सवरेनिटी के लिए। जी बिल्कुल ठीक। हुसैन साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, मुझे ये बताइएगा कि अभी पाकिस्तान ने अपना दिफा किया है और अपना जो जवाबी कार्रवाई है उसको महफूज रखा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग का कितना खदशा नज़र आ रहा है, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स हैं। जंग कोई भी स्टार्ट करे, कोई भी ख़त्म करे, बात यह है सिविलियंस की मौत होती है, मासूम लोगों की मौत होती है, पाकिस्तान की जानिब से हो या उधर से इंडिया की तरफ से हो। क्या कहेंगे इस पर? नजफ, ऐसा है कि इसको 2 पैराडाइम्स या 2 चीज़ों में देखना चाहिए पर्सपेक्टिव में। पहली बात यह है कि जंगें जो है ना, अब रिवायती असले से निकलकर टेक्नोलॉजी पे आ गई हुई हैं। ठीक है, ये जो मुझे लग रहा है, जैसे खालिद चिश्ती साहब को मैंने सुना है, शाजिया साहिबा को सुना है, और कल से मैं पढ़ रहा था ये सारा इस प्रोग्राम के लिए, तो मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे ये
टेक्नोलॉजी की जंग अमेरिका वर्सेस चाइना है, नंबर 1। और नंबर 2, बैनुल अक़वामी तौर पर जहाँ तक आपने एटम बॉम्ब की बात की है, तो ये डेटरेंस के लिए होते हैं। एटम बम छोटी छोटी चीज़ के ऊपर नहीं निकल आते कि अगर किसी ने चाकू निकाला है तो मैं घर से ग्रेनेड ला के फेंक दूंगा। ये सही। ऐसा ही है। तो दोनों मुल्क के जो अवाम है वो अफोर्ड नहीं करते। 70% अवाम जो है वो जंग नहीं चाहते। और भारत ये जंगी जुनून पैदा करके जो चंद लोग हैं उनके अंदर ये इस सिचुएशन को एक्सकलेट करके सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए। अदरवाइज दोनों मुल्कों की सिचुएशन साफ पानी के लिहाज से, खाने के लिहाज से, जिस मुल्क के अंदर लैट्रीनें नहीं हैं, जिस मुल्क के अंदर। बिल्कुल हुसैन आलम साहब, आप सही कह रहे हैं कि ये बड़े इश्यूज हैं, इन पर ज़्यादा जो है वो फोकस करने की ज़रूरत है। शाजी साहिबा, मैं आपकी जानिब आऊँगा। जिस तरह से पहले आप बात करी थी, कमेंट करी थी, अपने आर्टिकल का हवाला दे रही थी, आरएसएस का आपने जिस तरह से पोस्टमार्टम किया, ये बताइएगा ये ज़हनियत क्या है? मतलब हम इसको समझना चाह रहे हैं आपसे कि हमने देखा कि 1984 में जिस तरह से गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाया गया, सिखों के गुरुद्वारे को, फिर पाकिस्तान में हमने देखा कि मसाजिद को किराए के दहशतगर्दों से निशाना बनवाया गया, और अब फिर बराह रास्त जो है वो हमला किया, मसाजिद को टारगेट किया और साथ ही साथ मदरसों को टारगेट किया। ये हिंदुत्व की सोच है क्या आखिर? ये बेसिकली इसके लिए इससे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो हिंदू है ये एक अम्ब्रेला टर्म है और इसके नीचे बहुत से रिलीजन हैं जिनको इकट्ठा करके हिंदुइज्म बना लिया गया, जिसमें सनातनी हैं, शिव हैं और बहुत सी एक लंबी लिस्ट है। तो वो आम बंदा समझता है कि हिंदू एक रिलीजन है। हिंदू एक अम्ब्रेला टर्म दी हुई है, उसके अंदर मल्टीपल जो है वो सीरीज ऑफ पेगन रिलीजन है, उनके अंदर अपनी एक हायरार्की है। उनमें से सनातनी है जो कि मोदी है और आरएसएस के भक्त हैं, और ये जो कहते हैं कि जी हम सनातनी हैं। ये सनातनी जो हैं ये अब इस दफा आरएसएस के प्लेटफॉर्म से अपनी 100 साल की अपनी जो है वो सालगिरह मना रहे हैं। तो ये तो 100 साल से एग्जिस्ट करते हैं और ये हमेशा से इस चीज के, हिंदुस्तान जो इन्होंने बनाया और फिर उसको सेकुलर किया, ये उसके हमेशा से खिलाफ रहे हैं। इनका हमेशा से यही ख्याल रहा है कि ये जो हिंदुस्तान है ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है। और मेरा इनसे आर्ग्यूमेंट हमेशा ये होता है कि लफ्ज हिंदू जो है वो तुम्हारे पास अपना संस्कृत का नहीं है, ये लफ्ज भी अरबिक का है। जब अरबिक ट्रेवलर्स तुम्हारे पास आए तो उन्होंने तुम्हें हिंदू कहना शुरू किया, तो वो चीज ट्रांसफर होके तुम लोगों के लिए हिंदू बन गई और ये हिंदुस्तान बन गया। तो इस बात से ये बहुत चिढ़ते हैं। फिर इसीलिए मोदी ने बहुत कोशिश की कि वो हिंदुस्तान का नाम भारत रख दे, क्योंकि लफ्ज हिंदू ये अपना कोई, ये इनका संस्कृत का लफ्ज नहीं है, इनका गिवन नेम है जो इनको अरेबिक्स ने दिया हुआ है। बेसिकली ये चाहते ये है कि ये यहाँ के इंडिजिनस पहले इन्वेडर ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के मानने वाले हैं और ये एलीट ब्राह्मण है और ये ही यहाँ के सबसे पहले जो है इनका इस धरती पे हक है। इसके अलावा यहाँ पे कहीं नहीं, कोई और नहीं रह सकता। आप इसको बिल्कुल रेप्लिका कर ले ग्रेटर इजराइल के कॉन्सेप्ट से, कि वो भी अपने होने के को जो है वो रिलीजन से और बिब्लिकल उससे जोड़ते हैं कि हमें खुदा ने कहा है कि आप यूफ्रेटिस से नाइल तक एक अपना दुनिया बना के रहो, तो इनको भी भगवान ने कहा होगा। इसलिए ये चीजें ज्यादा शिद्दत भी इख्तियार कर जाती हैं। जब आप इसके अंदर एक सुपर नेचुरल या आप इसके अंदर अपना मजहब ले आते हैं तो फिर ये चीज इंसानियत जो है उसमें जुल्म और तशद्दुद से आप थोड़े से आगे निकल जाते हैं कि ये आपको भगवान ने कहा है कि ये आपकी धरती है और आपने इस धरती को पवित्र करना है बाकी तमाम जो नॉन सनातन हैं। तो नॉन सनातन में अभी तो मुसलमान और क्रिश्चियन और सिख इनका जो बने हुए हैं, आपस में ये जो चीज मीडिया पे आने नहीं देते, ये आपस में बाकी जो हिंदू धर्म है उनमें भी बहुत ज्यादा टसल है और वो सब ये चाहते हैं कि हमारी इन आरएसएस के गुंडों से किसी तरह से जान छूटे, क्योंकि ये हिंदुस्तान को बर्बाद कर देंगे। जैसे बिल्कुल ये सोच जो है ये हिंदुस्तान को बर्बाद कर देगी, आरएसएस की सोच है। और बिल्कुल 100 साल की जो है वो सालगिरह मनाना चाहते हैं आरएसएस वाले अपनी, लेकिन उनकी जो इस वक्त खुशियां हैं वो कुछ फीकी पड़ गई हैं, मान पड़ गई हैं, क्योंकि
एक तो पाकिस्तान ने फौरन मौके पे जवाब दिया, जो डिफेंस करना था वो ऑफेंसिव जवाब दिया पाकिस्तान ने, और अब मजीद भी कार्रवाई जो है वो होगी। तो इसलिए भारत को भी अब सोचना चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि हमने उनके अभी तक जो राफेल तैयारे गिराए, 5 तैयारे जो थे वो टोटल गिराए, और उसमें 3 राफेल तैयारे थे जो कि बड़े जदीद $1 बिलियन के थे। लेकिन अगर देखा जाए तो 10 तैयारे जो है वो टारगेट पाकिस्तान ने लॉक किए हुए थे, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी स्पेस दी गई, थोड़ा सा मार्जिन दिया गया ताकि भारत दोबारा इस पर सोच विचार कर ले। हमारा पैनल हमारे साथ ही मौजूद है और उनसे मजीद भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक टू सुनो सिचुएशन रूम। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन आलम साहब, शाजिया चीमा साहिबा, और साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है अहमद हुसैन, दिफाई तज्जियाकार। हुसैन साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। अहमद साहब, आपकी जानिब सबसे पहले आना चाहूँगी। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस को देख लेते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और दीगर आलमी ताकतों ने भारत के बुज़दिलाना इक़दाम की मजम्मत की है। क्या आलमी मंजरनामा पाकिस्तान के हक में तब्दील हो रहा नज़र आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, आलमी मंजरनामा पाकिस्तान के हक में तब्दील हो चुका है। आपने सिर्फ अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात नहीं है, अमेरिका के अलावा उन्होंने तो पाकिस्तान के नैरेटिव को, पाकिस्तान के बयानिए को और पाकिस्तान के स्टैंड्स को आउटराइटली प्रमोट किया है। उसके अलावा रशिया की तरफ से भी जो आप डिप्लोमेसी पाकिस्तान और रशिया की देख रहे हो, उसमें रशिया भी आपको पाकिस्तान के नैरेटिव को स्ट्रेंथन और सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा डेप्थ है रशियन पॉलिसी सर्कल्स में पाकिस्तान के स्टैंड के लिए। एंड देन देयर इज़ चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने जिस तरह की स्टेटमेंट दी अबाउट पाकिस्तान एंड द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। फिर ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड जिस तरह अनकंडीशनली पाकिस्तान के पीछे खड़े हैं, नॉट जस्ट द गवर्नमेंट्स बट द पीपल। और टर्की जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़ा है, तो पूरी दुनिया इस वक्त सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान के पीछे इकट्ठी होके पाकिस्तान के स्टैंड्स को, पाकिस्तान के नैरेटिव को और पाकिस्तान की वैल्यूज़ को सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट में। बिल्कुल ठीक है। शाजिया साहिबा, मैं आपकी जानिब आऊँगा। भारत ने नीलम जेहलम प्रोजेक्ट हमला करके आलमी कन्वेंशंस की खिलाफ वर्जी की है। इस खिलाफ वर्जी में भारत के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, और क्या कोई ऐसी हमें मिसाल मिलती है कि जंगों के दौरान या कोई कशीदगी हो तो इस तरह से जो वाटर सप्लाईज हैं उनको मुतासर किया जाए, डैम्स को निशाना बनाया जाए? डैम्स को निशाना बनाना जो है वो अगर उससे तबाही जो है वो उससे इंसानी जान हो और नुकसान हो और सैलाब आ जाए, तो फिर वो तो वॉर क्राइम है। और इसके लिए और इसके अलावा जो डैम और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम इंटरनेशनल जो है हमारा जो चार्टर है हेलसिंकी अकॉर्ड के अंडर आता है, 5 to 7 हम उसमें भी जा सकते हैं। और ख़ास तौर पे अगर आपकी सॉवरेनिटी के अंदर उस पर अटैक हुआ है, इसमें आप एक कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे इंडिया ने 2 इलीगल डैम बनाए हुए हैं हमारे ही पानियों पे जी। अपनी टेरिटरी के अंदर, उन पे अटैक जो है वो हमारा राइट है, वो वॉर क्राइम भी नहीं होगा। और वो उनकी जो है उस पे जो रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज का एक्ट भी लागू नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी आउट ऑफ द एग्रीमेंट है और इलीगल हैं। तो वो दोनों डैम जो हैं वो अगर हम उड़ा दें तो वो हम लीगली ऐसा कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये जो है ये ना सिर्फ ये कि वॉर क्राइम है, बल्कि इसके लिए हम बाकायदा यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के चार्टर 5 to 7 को जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं अंडर द हेलसिंकी अकॉर्ड। और साथ में हम उसी के साथ चाइना को अगर मिला लें तो इनका जो लोअर राइपेनियन है, इनका जो पानी जो है ये खुद भी इनका पानी बंद हो सकता है। तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बुनियादी तौर पे क्या खेल खेल रहे हैं इस रीजन के अंदर, जहाँ पे हम अपने एलाइज के साथ, अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ, अपने सब्र और तहम्मुल के साथ बैठे हुए हैं और ये समझ रहे हैं हमारे सब्र और हमारे तहम्मुल को कि शायद ये अपना एग्रेसिव पोस्चर जो है वो जो बिल्कुल ठीक है। शाजिया साहिबा, मैं दोबारा यहीं से कंटिन्यू करूंगा आपका पॉइंट। मैं एक बार अहमद साहब से ये जानना चाह रहा हूँ, अहमद साहब आप भी जरा इस पर कमेंट कर दें कि ये जो 2 इलीगल डैम्स हैं जो कि भारत ने तामीर किए, जो कि सिंतास मुआहदे की भी खिलाफ वर्जी है, क्या पाकिस्तान ये बगलेहार डैम और दूसरी जानिब हम देखते हैं जो चुटक डैम है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसको निशाना बना सकता है जवाब में, क्योंकि नीलम जेहलम पावर प्रोजेक्ट को निशाना बनाया भारत ने?
अमेरिका ने जो अपनी स्टेटमेंट्स दी थी, तो उसके बाद क्लियरली बता दिया गया था कि पानी के साथ अगर ये छेड़छाड़ करेंगे तो विल टेक इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। और जब पानी के साथ इन्होंने छेड़छाड़ की या पानी को इन्होंने रोकने की कोशिश की या उसका फ्लो चेंज करने की कोशिश की, किसी किस्म की भी अगर ये छेड़छाड़ पानी के साथ करेंगे, तो जब हम ये कहते हैं कि इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, तो फिर हर ऑप्शन हमारे टेबल पे होती है। फिर पाकिस्तान कुछ एक्ट, जब जंग होती है, जंग में तो फिर डैम्स के साथ, डैम से रिलेटेड जो वार्निंग हमने दी है, अगर आप पानी रोकेंगे तो फिर पाकिस्तान के पास क्या बचेगा? आप मतलब पाकिस्तान को भूखा और प्यासा मारना चाहते हैं? तो फिर जब ये होगा तो फिर यस, एवरी ऑप्शन इज ऑन द टेबल। ये डैम्स जो बने हैं ये इलीगल हैं अगर ये पानी के फ्लो को रोकते हैं, तो उसके खिलाफ, अगर पूरी दुनिया के खिलाफ, पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपना केस प्रेजेंट किया है। वर्ल्ड बैंक इसका गारंटर है, यूएनओ एक सूरत से इसके साथ इसकी गारंटी के अंदर शामिल है, और इन सारे इदारों के सामने इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है कि वो इसको रोकें। अगर वो नहीं रोकेंगे तो फिर हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है हम उसका इस्तेमाल करेंगे, जिसमें डैम्स को हिट करना या डैम्स को टारगेट करना भी एक ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान जाहिर है कर सकता है। एवरी ऑप्शन इज ऑन द टेबल एज आई सेड। अच्छा अहमद साहब, कानूनी कार्रवाई के हवाले से बात कर लेते हैं। भारत ने नीलम जहलम प्रोजेक्ट हमला करके आलमी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की। अब तो ये पूरी दुनिया जानती है। इस खिलाफ वर्जी पर भारत के खिलाफ क्या क्या कानूनी कार्रवाइयां हो सकती हैं? देखें, इंटरनेशनल ऑर्डर को थोड़ा सा आप आजकल के दौर में, स्पेशली पिछले 4-5 साल से जो इंटरनेशनल लॉ है, प्रैक्टिकली यूनाइटेड नेशन की जो एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं। जो गजा में हो रहा है पूरी दुनिया की आंखों के सामने हो रहा है, एंड द फैक्ट दैट यूनाइटेड नेशन फेल्ड टू स्टॉप द जेनोसाइड ऑफ पैलेस्टीनियंस इन गाजा, उसकी वजह से जो दुनिया के इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ते हैं, जो थिंकर्स हैं, जो आइडियोलॉग्स हैं, वो ये बात पे कंसेंसस है उनका कि जो रेलेवेंस है वो यूनाइटेड नेशन की और कॉन्सिक्वेंटली इंटरनेशनल लॉ की बहुत कम हो गई है। अब वही आपका जो इंटरेस्ट है और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास जो ताकत है वही डिसाइड करती है कि आप क्या करेंगे। पाकिस्तान को आपने देखा कि पिछले पहलगाम के अटैक, जो ड्रामा फॉल्स फ्लैग हुआ, उसके बाद पूरी दुनिया पाकिस्तान को सीरियस इस वजह से ले रही है कि हमारी जो मिलिट्री पावर है उसने अपना रिजॉल्व शो किया कि इस दफ़ा हम आपको विल नॉट अलाउ यू टू कॉल अस अ टेररिस्ट एंड गेट अवे विद इट। हम आपकी नाक से लकीरें निकलवाएंगे कि आप अगर हम पे झूठा इल्ज़ाम लगाओगे। तो इसी वजह से पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को सीरियस लिया। अब डिपेंड ये करता है कि पानी के लिए, जैसा कि हमने क्लियरली कहा है कि पानी हमारी रेड लाइन है एंड विल टेक इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर, जब इस तरह का रिजॉल्व रखेंगे और पूरी दुनिया को यकीन होगा कि पाकिस्तान इज विलिंग टू टेक द वॉर टू द एनिमी, कि अगर उसका पानी रोका गया तो फिर हर तरह का इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल कानून जो है वो इंडिया इंप्लीमेंट हो सकता है। बट जो सेंटर है, जो कोर है, वो आपकी विल है और रिजॉल्व है कि आप किस हद तक जा सकते हो अपने वाटर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। बिल्कुल ठीक है अहमद साहब। हुसैन साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा। अगर हम देखें, थोड़ा सा मवाजना करें, तो इसराइल की पॉलिसियाँ भी वही हैं, हिंदुस्तान की पॉलिसियाँ भी वही हैं। किसी कायदे कानून का ख्याल नहीं रखा जाता, किसी चार्टर का ख्याल नहीं रखा जाता। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो दोनों ममालिक के वज़राए आज़म हैं, उनमें भी बहुत हद तक मुमासलत पाई जाती है। यानी उनका हम देखते हैं बॉडी लैंग्वेज भी एक तरह की है, उनका रवैया भी एक तरह का है। तो ये बताइएगा कि ये जो ताकतें हैं, बैरूनी ताकतें हैं जो कि पुष्ट पनाही करती हैं भारत की, उसे हर तरह से सपोर्ट करती हैं, उसके गलत कामों में भी सपोर्ट करती हैं। सर, अगर हम देखें तो जो इस खत्ते के अंदर, दूसरे खत्ते में तो इसराइल को जनाब उन्होंने जो रोल दिया हुआ है चौधराहट का, इस खत्ते में जो पुलिसमैन का रोल दिया हुआ है, ये कितना उन्होंने गलत दाव खेल दिया है और किस मुल्क पे ये दाव उन्होंने खेल दिया? ऐसा है कि ज़ैर, जो आप सवाल कर रहे हैं इसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की ज़रूरत है। जिस तरह जूडाइज़म और ज़ायनिज़म दो अलग-अलग फ़िलासफ़ीज़ हैं, और इस टाइम ज़ायनिज़म जो है एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है और बेघर करने की फ़लस्तीन में और जेनोसाइड चल रहा है। ये सेम चीज़ें जो हैं हिंदुस्तान ने कश्मीरियों के साथ और अपने इस सारे सार्क के ख़त्ते के अंदर, आप देखें कि सार्क बड़ी एक अच्छी तंजीम है जिसने इनिशिएटिव लिया पीस का, लेकिन जब से
पिछले 12-15 साल से वो इनएक्टिव थी, जबकि बांग्लादेश के अंदर हिंदुस्तान अपनी प्रॉक्सी चला रहा था, और अब चूँकि बांग्लादेश भी छोड़ चुका है तो इस खित्ते के अंदर आपको नए ब्लॉक्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर आपको पाकिस्तान, रशिया, तुर्की और किसी हद तक ईरान जो है आपको आइंदा आने वाले टाइम के अंदर इकट्ठे होते नज़र आएंगे। और इसी तरह क्या उसे कहते हैं, जो पॉलिसी है दोनों की, जैसे आपने कंपैरिजन दिया है उसका नेतन्याहू का मोदी के साथ, तो ये उसी माइंडसेट के साथ हैं कि हम शायद खित्ते के चौधरी हैं। तो पाकिस्तान और बाकी की जो इस खित्ते के ममालिक हैं वो बता देना चाहते हैं कि आप खित्ते के चौधरी और पुलिस में नहीं हैं, और हम आपके इस जो बचगाना ख्वाहिश है इसको नहीं मानते। और बैनुल अक़वामी तौर पर ये देखिएगा कि आइंदा आने वाले टाइम के अंदर ये जो ब्लॉक बनता जा रहा है और जो बिल्कुल ठीक है। अहमद हसन साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी के लिए ईरान मुतहर्रिक है। ईरानी वजीर खारजा पाकिस्तान के दौरे के बाद भारत पहुंच गए हैं। आज उनकी अहम मुलाकातें भी स्केड्यूल हैं। क्या ईरान सालसी में कामयाब हो पाएगा, क्या लगता है आपको? लेकिन बात यह है कि पूरी दुनिया की अब ममालिक जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की नैरेटिव को आपने देखा कि सपोर्ट करें। हमारा नैरेटिव शुरू से यही रहा है दैट वी वांट टू अवॉइड वॉर, इसमें किसी को डाउट नहीं है। बिल्कुल। इंडिया शुरू से ये कह रहा था कि मैं पाकिस्तान पे हमला करूंगा और मैं पूरी दुनिया की सपोर्ट लेके पाकिस्तान पे हमला करूंगा। तो जाहिर है पूरी दुनिया इस वक्त जो भी ये बात कर रहा है कि आप इन्वेस्टिगेट करें, जो भी ये बात कर रहा है कि इसको आप आराम से जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें, तो वो पाकिस्तान के बयानिए को और पाकिस्तान के स्टैंड को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब हमने ये कहा कि वी वांट टू अवॉइड वॉर, तो उसका ये मतलब हरगिज़ भी नहीं था कि इंडिया ने जो पाकिस्तान के ऊपर कल जो ये इंडिया ने जो मिस एडवेंचर करने की कोशिश की और जिस तरीके से मिसाइल सेट की हैं पाकिस्तान के शहरों के अंदर, तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि हमने इसका बदला नहीं लेना। हमने काफ़ी क्लियरली कहा था कि हमने कल अपने आप को डिफेंड किया था और अब हम रिटेलिएट करेंगे और हमारा रिस्पॉन्स आएगा। तो पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है वो लाजमी है। जो सुलह सफाई होनी है वो उसके बाद होगी, लेकिन ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने पहले कहा था कि अगर आप हमारे शहरों हमारे ऊपर जंग इम्पोज करेंगे तो हम वो जंग सियालकोट, लाहौर और मुजफ्फराबाद में नहीं लड़ेंगे, हम वो जंग दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में लड़ेंगे। तो अब पाकिस्तान का जो रिटेलिएशन है वो आएगी, बाकी जो सुलह होगी वो उसके बाद होगी। और पूरी दुनिया के अंदर डिप्लोमेसी में आप रशिया, अमेरिका, पिछले मिडल ईस्ट की एग्जांपल उठा के देख लें तो जंग हो रही होती है और टेबल के ऊपर बैठ के बातचीत भी हो रही होती है। तो ये दोनों चीजें पैरेलल चलती हैं। बिल्कुल, दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं और ये नहीं हो सकता कि आप हमले में पहल करें और फिर आप जवाब से पहले ही जो है राब्ते शुरू कर दें कि इस मामले को रुकवाया जाए, कशीदगी को ख़त्म करवाया जाए। हम देख रहे हैं अहमद साहब, कशीदगी उरूज पर है। बीइंग अ डिफेंस एनालिस्ट, आपके पास इंफॉर्मेशन भी ऑब्वियसली होगी। कौन कौन से ऐसे टारगेट्स हैं जो कि लॉक किए हुए हैं भारत ने, जहां पर पाकिस्तान ने भारत के अंदर, जिनको निशाना बनाया जा सकता है, और कितना वक्त है जिसके अंदर ये हो सकता है? लेकिन जाहिर है ये सारी चीज़ें बहुत सीक्रेटिव और सेंसिटिव होती हैं और जाहिर है हमारी जो इदारे हैं वो काफ़ी, हम क्योंकि सेंट्रिक हैं, इंडिया सेंट्रिक हैं, तो हमें इनके नर्व सेंटर्स का अंदाज़ा है। और पाकिस्तान का जो रिस्पांस होगा, रेस्ट एश्योर कि वो बहुत प्रोफेशनल होगा। बालाकोट की तरह इस तरह नहीं होगा कि आके पेलोड गिराया और चले गए। वी बिलीव इन इम्पैक्ट एंड विल गिव देम इम्पैक्ट एंड दे विल नो दैट दे हैव गॉटन अ हिट। तो वो ज़रूर होगा, और ये कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें वक्त के साथ खुद ही अनफोल्ड होंगी और इसी को हम सरप्राइज़ कहते हैं। और दे विल बी सरप्राइज। इंडियंस को हमने पहले कहा था कि तुम एक करोगे तो हम उसका मल्टीफोल्ड और डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पांस देंगे। इनको वार्न किया था कि तुम भूल जाओगे गौरी को, गजनवी को और अब्दाली को, ये सारी तुम्हें रिहर्सल लगेंगी जो जनरल आसिम मुनीर तुम्हारे साथ करेंगे। तुम दोबारा से एक मुस्लिम आर्मी को, एक मुस्लिम जनरल को तुमने प्रोवोक किया और फिर तुम कई ऐसा होता रहा है इंडियंस के साथ कि वो ऐसे ही करते थे, मुसलमानों को प्रोवोक करते थे, फिर सैकड़ों साल मुसलमानों की गुलामी में रहते थे। तो अब दोबारा से उन्होंने मुसलमानों को 1400 साल में उन्होंने अपनी तारीख से कुछ नहीं सीखा। और यस, जो हमारा रिस्पांस होगा वो डिस्प्रपोर्शनेट होगा और वो ऐसा होगा कि ये फील करेंगे और बहुत बुरी तरह फील करेंगे। बिल्कुल ठीक है, यानी यही कहा जा सकता है कि सेकंडली आपने जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, आपने टारगेट्स का कहा था जी। पूरे का पूरा इंडिया में कहीं पे भी कुछ भी टारगेट हो सकता है। एवरीथिंग इज ऑन द टेबल, एवरीथिंग इज ऑन द कार्ड्स। बिल्कुल ठीक है अहमद साहब, बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो बता दिया कि क्या हो सकता है और किस तरह से पाकिस्तान ने अपने टारगेट जो हैं वो लॉक किए हुए हैं। और बिल्कुल हमने सरप्राइज़ तो पहले भी दिया था, तो उससे खासे सरप्राइज़ भी हुए थे फिर इंडियंस, और इस बार भी कुछ इसी तरह का प्लान है।
यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, हमारी ये ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सुनो सिचुएशन रूम में दो हमारे और मौसस मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वजीर बराए अक़लियती उमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा साहब और साथ ही साथ जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले रमेश सिंह अरोड़ा साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा। सर, अगर हम देखें भारत के अंदर तो ऑपरेशन ब्लू स्टार उसका बहाना बनाया गया और गोल्डन टेम्पल पर जिस तरह से हमला किया गया, पाकिस्तान पे हम देख रहे हैं कि मसाजिद मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। पंजाब के अंदर, भारतीय पंजाब के अंदर और पूरे भारत में खालिस्तान की तहरीक काफ़ी मजबूत है और अपने राइट्स के लिए इंटरनेशनली भी लड़ रहे हैं और कभी इम्कान भी है कि कामयाब भी हो जाएं। लेकिन क्या आप समझते नहीं हैं कि इसके अलावा भी बहुत सी तहरीकें छोटी बड़ी जो हैं वो भारत के अंदर चल रही हैं अलहदगी की, इन सबको दबाने के लिए जो मोदी है वो नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहा है अपनी तरफ से और पाकिस्तान के खिलाफ महाज खोलकर इसे अपनी कामयाबी के खाते में डालना चाहता है? देखिए जी, बात ये है, आप जो कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो नेशनलिज्म को प्रमोट करी है, कौन सा नेशनलिज्म प्रमोट करी है? मोदी सरकार तो इस वक्त हिंदुत्व को प्रमोट कर रहा है और वहाँ पे जो जितनी भी बाकी अक़लियतें हैं, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो उनके अपने जो दलित है, वो तो इस वक्त बहुत बुरे हालत में यार। अगर ये नेशनलिज्म प्रमोट हो रहा होता तो आज इंडियन मीडिया खुद उनके लोग कश्मीर के अंदर कश्मीरी मुसलमानों से जब पूछ रहे हैं कि आप पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं, पाकिस्तान में अटैक किया, तो आपने देखा जिस तरीके से वहां से जवाब मिला। सिख जो है वो सरापा एहतजाज है। सिख कहता है हम अमन के पुजारी हैं, हम अमन की बात करेंगे। और वो क्यों अमन के पुजारी है? क्योंकि जब वो पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं तो पाकिस्तान से उनको प्यार और मोहब्बत मिलती है, लेकिन जब वो पाकिस्तान के लिए रवाना होते हैं तो उनको नेगेटिव प्रोपेगेंडा करके उनके ज़हन को पॉइजन किया जाता है कि पाकिस्तान इज नॉट अ गुड कंट्री। लेकिन जब वो पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बतें सिमट के जाती है, पाकिस्तान से प्यार सिमट के जाते हैं। और फिर जो हिस्ट्री है, आप हिस्ट्री उठा के देखें 1984 से लेके जिस तरीके से ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, फिर दिल्ली के दंगे हुए, दिल्ली के अंदर चुन चुन के सिख कौम के लोगों को, नौजवानों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, औरतों को उनके गले में टायर डाल के उनको जिंदा जलाया गया और पूछा गया, जिसके हाथ में कड़ा था, जिससे करपान पहने थे, जिसके सर पे दस्तार थी, चुन चुन के माना। उस वक्त शिवसेना के, बजरंग दल के, आरएसएस की जो फिलॉसफी थी, वो सोच थी, वो प्रिवेल की। आज कश्मीरी मुसलमान अपने स्ट्रगल कर रहा है, दलित जो इनकी अपनी एक क्लासेस है, उसमें ब्राह्मण, खस्त्री, सूद, वैश्य, और उसमें जो वैश्य और सूदर जो है वो इस वक्त वहाँ पे पिसा हुआ तबका है। उन बेचारों की राइट्स आप देख रहे हैं किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो रही है। और जो आप मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, देखिए पाकिस्तान ने कभी भी इन्फिल्ट्रेट नहीं किया किसी भी कंट्री के अंदरूनी मामलात में। ये जो अगर वो कहते जी पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट है, पाकिस्तान सपोर्ट नहीं कर रहा, ये इनका अपना किया धरा है जो आज इनको भुगतना पड़ रहा है। क्या हमने कहा था मोदी सरकार को कि जुल्म करो सिख कौम के ऊपर? ये तो इन्होंने खुद जुल्म किया। जब आपने जुल्म किया तो सिख कौम आज इकट्ठी है और आज भारत के अंदर खसूसी तौर में पंजाब के अंदर से इनको रेजिस्टेंस आ रही है। और फिर इसी तरीके से जो दहशत गर्दाना कार्रवाई हुई, जिस तरीके से निजर साहब को जो कि कैनेडियन सिटीजन थे उनको वहाँ पे शहीद किया गया। फिर गुरपतवंत सिंह का कहना है कि मेरे पे अटैक हुआ जब मैं अमेरिका में था। इसी तरीके से आज के टीवी पे आप अक्सर सुन रहे हैं परमजीत सिंह पमा जी जो कि यूके के रहने वाले हैं, उनके ऊपर भी जैसे कि एक एक्टिविटी की गई और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। इसी तरीके से और बहुत सारे ऐसे अटैक ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुए। रमेश साहब, हम सार्केस्टिकली जरा कह रहे थे कि सो कॉल्ड जो इनका नेशनलिज्म है ना, यानी कि जो आरएसएस के नजरिए पर कारबंद है वही इनके नजदीक कौम है, बाकी तो सारे माइनॉरिटीज में है वहां पे। जनरल साहब की तरफ चलते हैं। जनरल साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अब भारत के पास कितना वक्त है और पाकिस्तान जो है वो कितनी जल्दी अब रिस्पॉन्ड कर सकता है, जवाब दे सकता है भारत को? देखिए, पाकिस्तान बिल सरप्राइज्ड है। ये डिपेंड करता है कि अभी एस्केलेशन पे हम कहाँ तक ले जाना चाहते हैं और कैसे हम इसको देख रहे हैं। बट ऑफ कोर्स गुड थिंग इज के अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक भी जो हमारा डिफेंसिव रिस्पांस किया, ये डिफेंसिव मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो इवेंट उन्होंने किया जब उन्होंने एंगेज किया पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ने उसकी डिफेंस में ये अभी एक्शन लिए। ये जो 5 जहाज आपने गिराए हैं, ये प्राइमरीली डिफेंसिव मनूवर है। अभी तक पाकिस्तान की रिटेलिएटरी या ऑफेंसिव मनूवर जो है उसने होना है जी। तो उसके बीच में ही अल्हम्दुलिल्लाह देखिए पाकिस्तान से वो सवाल करते हैं, लोग कई पूछते हैं कि जी ये कैसे भावलपुर तक टारगेट हो गया। आम लोगों के ज़हन में भी ये चीज़ होगी कि भावलपुर 100 किलोमीटर के अंदर वो चले गए हैं,
फिर यहाँ पर मुरीद के में आए हैं, तो ये डिफेंस सिस्टम देखिए उसकी प्रॉब्लम ये थी। मैं सिर्फ इस बात को लाना चाहता हूँ ताकि आवाम समझ लें कि इसमें कोई कोताही नहीं है। डिफेंस सिस्टम इसलिए नहीं ऑपरेटिव हुआ कि 57 के करीब इंटरनेशनल नेशनल फ्लाइट्स एयर में थी। ये इतने बुज़दिल, इतने माय अपॉलॉजीज फॉर यूजिंग दिस वर्ड, मैंने कभी यूज नहीं कि इतने कमीने और गिरे हुए लोग हैं। ये सोच जो है जिसकी अभी वजीर साहब भी जिक्र कर रहे हैं कि इन्होंने कोई जिंदगी को सोचा नहीं कि क्या हो रहा है, किसका नुकसान होगा, किसका नुकसान नहीं होगा। आई मीन के इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी, वहां पे नेशनल फ्लाइट्स थी, लोग वहां पे कर रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे, तो उनकी जिंदगियों को खतरा लागता। अगर पाकिस्तान भी अपना सिस्टम्स ऑन करता, खुदा न खास्ता, तो यू रिमेंबर यूक्रेन में पिछले दिनों एक इंसिडेंट हुआ जब वॉर हो रही थी, तो एक मलेशियन प्रोबेबली इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक जहाज गिरा दिया गया था जी। तो कोई ऐसी चीज होती, पाकिस्तान पे बड़ा प्रेशर था, पाकिस्तान ने उन लोगों के खतरे को समझा हुआ था, तो काफी ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस थी। बट एनीवेज दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द लाइफ। तो अभी पाकिस्तान ने भी फिर उसका जो रिस्पॉन्स किया है या डिफेंसिव मैनूवर किया है, वो पाकिस्तान में रहते हुए इन्होंने उनके जहाज उनके इलाकों में गिराए। इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसके बीच में पाकिस्तान ने जहाज गिराया है। तो आई थिंक बड़ा जबरदस्त रिस्पांस गया। अभी जो टाइमिंग नो डाउट रिस्पांस बहुत जबरदस्त गया है। जाहिद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस हवाले से, राफेल तैयारों के हवाले से ही बात कर लेते हैं। इसकी नाकामी से भारत को 100 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। मैं आपसे इफेक्टिवली ऑल ओवर जानना चाहूंगी भारत की मईशत को कितना नुकसान, कितना फ़र्क पड़ा होगा, और साथ ही साथ फ्रांसीसी कंपनी का ये जो जहाज़ था वो तो अब वजाहतें पेश करते फिर रहे हैं कि भाई ये जहाज़ बिल्कुल ठीक था, लेकिन भारत के पायलट के नकम्मेपन की वजह से ये नाकाम हुआ है जहाज़, और जिसकी वजह से फ्रांसीसी कंपनी के जो शेयर्स गिरे हैं वो 1.64% में कमी आई है उनके शेयर्स में। क्या कहेंगे इस हवाले से? ये ऑफ कोर्स एम्बैरेसमेंट है, कंपनी की भी एम्बैरेसमेंट है और भारत की तो है ही है। देखिए ये इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वॉर मॉन्गरिंग जब करते हैं ना, तो ये अभी तक इन्होंने समझा हुआ है कि ये बॉलीवुड की कोई मूवी के डायलॉग्स हैं और एक से एक बढ़कर कैरेक्टर। आप एवरी डे यू विल सी अनदर न्यू क्लाउन ऑन द स्क्रीन, वो आके वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है जिसका कोई असर नहीं हो रहा। मैं तो हैरान हूँ इस सोसाइटी पर जो इनको बर्दाश्त करते हैं। हमें तो कोई नॉनसेंस 4 दिन से ज्यादा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। ये देखिए 3-4 चीजें कर रहे हैं। एक तो माइनॉरिटीज के खिलाफ उसकी नफरत है, वो सामने आ गई। वो भारत के अंदर किसी माइनॉरिटी को नहीं देखना चाहता, रीजन में किसी की सॉवरेनिटी नहीं देखना चाहता। मुस्लिम्स आर मेन टारगेट, मुस्लिम्स के बाद जनाब सिख्स आर मेन टारगेट, क्रिश्चियंस हैं, लो कास्ट दलित है, ये टारगेट है। वो कहते हैं हिंदुत्व की कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ भारतीय रहेंगे, और वहां पे अंदर वो उनको अक़लियतों को और बाहर किसी मुल्क की सॉवरेनिटी इसको बर्दाश्त नहीं हो रही, खासतौर पे पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान उसको चैलेंज करता है। तो ये डोमिनेशन एंड ब्लड की थ्योरी लेकर आए हैं, नॉट थ्योरी, मॉडल लगाने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम दी बिल्कुल ये कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इनकी सारी कोशिशें बेसुध है। रमेश साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या अब ये तय हो चुका है कि बीजेपी ने सारे इलेक्शन यूं ही जीतते हैं, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड तो यही बताता है। अब भी बिहार में भी इलेक्शन होने वाले हैं और दीगर रियासतों में भी इलेक्शन होंगे, तो इसी तरह से माहौल को गरमाकर पाकिस्तान के खिलाफ जो है मोदी ने वोट समेटने। पॉलिटिकल वर्कर हूँ और पॉलिटिकल प्रोसेस में हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है। मैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को अप्रिशिएट करता हूँ जी। जब भी कभी पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, हम अपना एजेंडा लेके आए, मैनिफेस्टो लेके आए और हमने तरक्की की बात की। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी ये एजेंडा लेके इलेक्शन में नहीं आए कि हम भारत पे चढ़ाई कर देंगे, भारत पे हम हमला कर देंगे। और हमने हमेशा यही, खासकर हमारी जमात की ये ख्वाहिश रही है कि हमारे सारे नेबरिंग कंट्री के साथ दोस्ताना तल्लुकात हो। लेकिन कितनी जुल्म की बात है और कितनी बर्बरियत की बात है, ये आलमी दुनिया को, आलमी बरादरी को देखना होगा कि भारत के अंदर जब भी इलेक्शन हुआ, खासकर जो बीजेपी जो नैरेटिव लेके आती है आरएसएस का, ये जब भी इलेक्शन में आते हैं ये पाकिस्तान पर चढ़ाई करने की बात करती है, पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की बात करते हैं और फिर उसके लिए डिफरेंट किस्म की साजिशें रच जाती है। अभी बिहार में इलेक्शन होने जा रहे हैं और मोदी को जिस तरीके से मोदी का ग्राफ पिछले चंद दस्ते से गिरा है और मोदी साहब को भारत के अंदर वहाँ पे जो एक इंटेलेक्ट है, देखिए भारत अपने आप को सेकुलर स्टेट कहता है, मैं ये नहीं कहता भारत के अंदर बसने वाले तमाम जो भारतीय उनकी सोच आरएसएस की सोच है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर भारत के अंदर से मोदी को वहाँ पे सामना न करना पड़ता मज़ामत का। इस वक्त मोदी को भारत के अंदर से इनके अपने
जो बिलीव रखते हैं इस पे सोशलिज्म पे, जो बिलीव कर रखते हैं लिबरलिज्म पे, वो इस वक्त मोदी को वहाँ पे कंडेम कर रहे हैं। लेकिन मोदी क्योंकि इस वक्त बिहार के अंदर इलेक्शन है और मोदी उसी चीज को लेके कि मैं इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का इजहार करूं और मैं उस बुनियाद पे इलेक्शन जीत जाऊंगा। लेकिन इस दफा मोदी साहब को शायद अंदाजा नहीं है कि इतनी नफरत उनके लिए बढ़ गई, और खासकर जो पंजाब के अंदर से नफरत बढ़ी है और जो सिख कम्युनिटी ने जिस तरीके से रेजिस्ट किया है, ना सिर्फ पंजाब के अंदर दुनिया भर का सिख जहाँ भी बैठा है, क्योंकि उन्होंने सिख के इमोशंस को इस वक्त टच किया। उन्होंने सिख की जो फीलिंग्स है, क्योंकि अब दौर है सोशल मीडिया का। पहले इंडियन मीडिया क्या करता था कि हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड करता था। दुनिया में बहुत सारे ममालिक में गया हूँ, मैंने देखा जिस तरीके से पीआर फर्म्स हायर किए गए हैं, इन्फ्लुएंसर्स हायर किए गए, यूट्यूबर्स हायर किए गए, कॉलमिस्ट हायर किए, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ लिखते हैं और पूरा एक एजेंडा है उनका पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन अब की जो सोशल मीडिया का दौर है, और खासकर ये जो भी रिसेंटली हमने भारत के जो 7,000 यात्रियों को वीजा देके पाकिस्तान लाए, और फिर वो जब पाकिस्तान से जा रहे थे, मेरे पास उनकी, और आप खुद मीडिया से हैं, मीडिया कवर कर रहा था, हमारे पास फुटेजेस हैं जब हमारे भारतीय जो सिख थे जब वापस भारत जा रहे थे, दे वर लिटरली क्राइंग, और उनकी फीलिंग थी पाकिस्तान के बारे में, दे वर वेरी टची पाकिस्तान, और वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान से हमारा वापस जाने को दिल नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि हमें पाकिस्तान से मोहब्बत मिली। अब ये सारी जो रेजिस्टेंस है मोदी साहब को, उसका सामना है ना सिर्फ सिख कौम की तरफ से, बाकी भी जो अकलियतें हैं भारत के अंदर। बिल्कुल ठीक सर, आपके पास वापस आएंगे। हुसैन साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। मुझे बताइएगा, ये बिहार में इलेक्शन होने वाले, भारत या मोदी सरकार इस वजह से ये सारे काम तो नहीं कर रही कि इलेक्शन जीत जाएं? क्योंकि कभी भी आपको इलेक्शन में जीतने के लिए कोई ना कोई मुद्दा, कोई ना कोई मौक़िफ़ चाहिए होता है जो आपने अवाम के दिमाग में फिट करना होता है। क्या ये वही तो नहीं है? जी बिल्कुल नजफ, आप ठीक कह रही हैं कि भारत के अंदर भी जितने लोग सियासी समझ बूझ रखते हैं उनको भी इस बारे में पता है। आप उनका सोशल मीडिया देख लें, आप उनकी माजी की चीज़ें देख लें, ठीक है, तो लोग इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं और इस पूरे खित्ते को जंग की भेंट चढ़ाने की तरफ ये जो वॉर मॉन्गरिंग है, ये अपने अवाम को एस्केलेट करते हैं और उसके बाद फिर ये पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर फ़ौज ले आते हैं। और ये आज की बात नहीं है, आप देखें कि 80s के अंदर एक ब्रास टैग थी, उसके बाद फिर बाद में क्या उसको कहते हैं, 2-3 बार ये सिचुएशन आई, और अभी भी ये सिचुएशन ऐसी पिछले दो ये इनके टेन्योर हो चुके हैं। आप देखें कि अगर भारत के अंदर इससे पहले डॉक्टर मनमोहन थे, वो इकोनॉमिस्ट थे और वो भारत के साथ जो दूसरे मुल्कों की भी इकोनॉमी और ख़ित्ते के अंदर पीस और प्रॉस्पेरिटी की बात करते थे, तो वो कभी फ़ौज बॉर्डर्स पे नहीं लाए थे। जबकि भारत के अंदर जो मौजूदा गवर्नमेंट है, उनका नुक्ता नज़र ये है कि इस वॉर मॉन्गरिंग को और जुनून को, जंगी जुनून को हवा देकर अपने लिए पॉलिटिकल लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो इस्तेमाल की जाए, और इस्तेमाल करके लोगों के अंदर इस जुनून के तहत पाकिस्तान दुश्मनी के बेस के ऊपर वोट लिया जाए। लेकिन जो पढ़ी लिखी क्लास है, जो लोग भारत के अंदर जानते हैं, सोचते हैं, समझ बूझ रखते हैं, वो इसको जो है वो रिजेक्ट करते हैं, और आइंदा आने वाले टाइम के अंदर मोदी साहब की मज़ीद जो गलतियां हैं वो सामने आएंगी और इसके ऊपर लोग जो हैं इनके ऊपर तनकीद करते नज़र आएंगे आपको। बिल्कुल ठीक है, ऐसे लोग मौजूद भारत के अंदर भी जो कि इस तरह की सोच रखते हैं और तनकीद भी करते हैं, क्रिटिसिज्म भी करते हैं मोदी सरकार पर, उनके ओछे हथकंडों पर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बड़ी बुरी तरह से उन्हें वहां पर दबा दिया जाता है, उन्हें बोलने की आज़ादी वहां पर नहीं दी जाती, जिसकी वजह से फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन वो वहां पर नहीं है, ये हम देख सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग कोशिश करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू अपना बयानिया सामने लेकर आए, बताया जाए, क्योंकि वहां पे जैसे कि अभी हुसैन साहब ने कहा कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी हैं जो इस मुद्दे की कशीदगी को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी ने भी न्यूक्लियर पावर, दोनों मुल्क हैं, अगर धमाका होता है, इस तरह का कोई भी एक्सट्रीम कदम उठाया जाता है, तो सिविलियंस की मौत होगी। तो इसी पर लेते हैं नाजरीन एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो सिचुएशन रूम। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये बात करना चाहेंगे कि सर हम देख रहे हैं कि इस बार बिल्कुल मुख्तलिफ हिकमत अमली जो है वो इख्तियार की जा रही है, भारत की जानिब से अपने पत्ते शो किए गए हैं, एक तरह से ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। सर, पाकिस्तान का फिर इस बार जो सरप्राइज है, जवाब है, वो किस कदर मुख्तलिफ हो सकता है इस भारतीय हिकमत अमली के जवाब में?
जी हाँ, देखिए जो अभी हमने जवाब दिया वो तो एक डिफेंस पे हमने दिया था और उसमें तो उनकी तबाही मचा दी है। जो हमारा डिफेंस ऐसा है तो आप देख लें, हम जब ऑफेंसिव पे जाएंगे तो क्या सिचुएशन हो सकती है। और इसमें ये देखें कि जहां उन्होंने हमारे सिविलियंस को टारगेट किया, हमारे मसाजिद को टारगेट किया है, खवातीन को, उसमें 7 बच्चे शहीद हुए हैं, जबकि नाम निहाद दहशतगर्द कैंप का बात कर, असल कैंप्स तो इंडिया वाले अरेंज कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, इन अफगानिस्तान में है और इसी तरह इंडियन राजस्थान में है, इंडियन गुजरात में है। सो पाकिस्तान के पास अभी ऑप्शन है कि हम उन साइट्स पे जाएं, उन कैंप्स पे जाएं, उनको जाके हिट करें। और एक तो वो है, सेकंड जी ये है कि पाकिस्तान का जो एक नेलम जहलम जो प्रोजेक्ट है वो भी हिट हुआ है, तो दैट इज़ ए सीरियस वायलेशन। और पाकिस्तान के लिए देखें, हमारे लिए 3 सीरियस चीज़ें हो सकती है। एक तो इंडस वाटर ट्रीटी देयर हैज़ बीन हेल्ड इन अबेंस, दूसरे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हैज़ बीन वायलेटेड, और अंडर आर्टिकल 51 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर हम इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो नीलम जहलम पर जो हिट हुआ है। सो इन वजूहात के बेस पे वी कैन स्ट्राइक वी कैन स्ट्राइक हार्ड। और देखें कि पीस टाइम में यही ट्रेनिंग होती है, यही वार गेम होती है, यही टारगेट्स की सिलेक्शन होती है। The only thing is already the Prime Minister has given authority to the chiefs, Chairman Joint Chief है, और इसके बाद the only thing is go and they will hit. बिल्कुल ठीक। आप हमारे साथ रहिएगा। जाहिद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। मैं पूछूंगी, बॉलीवुड मूवीज़ में जिस तरह भारत जो है पोर्ट्रे करता है हिस्ट्री को नेगेटिव अंदाज में, झूठे अंदाज में, झूठ दिखाता है, मोदी सरकार भी कुछ ना कुछ इसी तरह कर रही है अपनी आवाम के साथ। सच को झूठ और झूठ को सच बना के दिखाया जा रहा है इलेक्शन जीतने के लिए। लेकिन अगर हम उसके बरअक्स देखें कि पाकिस्तानी आर्मी ने चंद ही लम्हों में भारतीय फौज को घुटने टेकने और सफेद परचम लहराने पर मजबूर कर दिया है, क्या ये दुश्मन की अस्करी और नफ्सियाती शिकस्त की अलामत हो सकती है? क्या समझते हैं आप? या बिल्कुल, शिकस्त तो हो सकती नहीं है जी, हो गई है। देखिए, साइकोलॉजिकली कोई भी सोल्जर हो ना नजफ, चाहे वो किसी रिलीजन से ताल्लुक रखता हो, वो एक प्राइड के साथ और पर्पस के साथ सर्व करता है अपनी आर्म फोर्सेस को। जी, अपनी जिंदगी को मुल्क के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाना, इट्स नॉट अ स्मॉल डिसीजन। सोल्जर्स जो होते हैं, नॉट दिस के मैं और ब्रिगेडियर साहब भी हम सोच रहे हैं, बट आई एम टेलिंग यू, दे आर नॉट द ऑर्डिनरी पीपल, बिकॉज अपनी जिंदगी के सौदे अपने मुल्क के साथ करना बहुत बड़ी बात है, इररिस्पेक्टिव कि वो हिंदुस्तान का फौजी है या पाकिस्तान का फौजी है। लेकिन वो लड़ना एक पर्पसफुल वॉर चाहता है, जस्ट वॉर चाहता है। जब आप कहते हैं कि मैं अपनी जान देने को तैयार हूं, तो मैं चाहूंगा कि मुझे जो ऑर्डर्स मिले या जिस जंग में मुझे धकेला जाए, वो मेरे मुल्क के लिए हो, मेरे रिलीजन के लिए हो, मेरे लिए हो। वहां पर एक फेक वॉर क्रिएट की गई है जी। ये अब मोदी का नैरेटिव है, वो क्रिएट करता है एक अनजस्ट वॉर। उसके हिस्टेरिया के नीचे वो बहुत सारी चीजें करते हैं। सबसे पहले तो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स का। वो राहत अंदौरी का, शायद मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में एक दफा कोट कर चुका हूँ, शेर है कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, जरा मालूम करो क्या कोई चुनाव है क्या। तो जब भी उधर चुनाव आता है तो वो सरहदों पर और ये वॉर मोंगरिंग, हेट, लेकिन इसकी आइडियोलॉजी हेट पे बेस्ड है। ब्लड डोमिनेशन, खून बहाओ और डोमिनेट करो। इजरायली मॉडल ले आया, मैं पहले भी बात कर रहा था, फिर वो हमारी बात मुकम्मल हो सकी। वॉर में मॉडल्स नहीं चलते जी, वॉर में नजफ थीरीज चलती हैं, थीरीज होती हैं वॉर की, और वो एनवायरनमेंट को, एनिमी को देखकर तब अप्लाई की जाती हैं, वो इस तरह नहीं होती। बहुत सारे अवामिल होते हैं थ्योरीज के बीच में कि जिसकी एप्लीकेशन होती है। तो ये सब मैंने वो उठा के, और ये गाजा के बच्चे तो है नहीं, तो उसको नाकामी तो हो चुकी। अच्छा, वो मैं जो बात कर रहा था कि वो उनकी मिलिट्री इज नॉट मेंटली इनटू दिस, जिसको ये पता हो कि अपनी हिंदुस्तानियों का पहले 26 हिंदुस्तानियों का खून बहाया गया है, और उसके बाद उसको रीजन फॉर द वॉर कसस बलाए करके आपने वॉर लड़ रहे हैं, तो वो क्यों करेंगे? और अगर कुछ गड़बड़ ना होती उनकी मिलिट्री में, वो पहले शिकस्त कबूल कर चुके थे, वरना आपकी 3 सीनियर मिलिट्री लीडरशिप आपने सैक की, 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स और एक डिप्टी एयर चीफ जो आपने सैक किया। तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग नॉट गुड। बाकी प्रोफेशनलिज्म, जब लास्ट टाइम पुलवामा का इंसिडेंट हुआ था तो इन्होंने 2 जहाज तो हमने गिराए थे, एक हेलीकॉप्टर इन्होंने खुद ही कंफ्यूजन में और क्यास में आके गिरा दिया।
तो ये तो इनका प्रोफेशनलिज्म है। दे आर नॉट इनटू इट। मूवीज देख देख के बिल्कुल इनका ये जो प्रोफेशनलिज्म है, इसी पर ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका कमेंट लेना चाहूंगा कि ये किस तरह का प्रोफेशनलिज्म है। मतलब जिस तरह की हालत जंग में है भारत, तो ऐसे में तो जंग के दौरान तो घोड़े नहीं बदले जाते, ये तो अपने बड़े बड़े जो अफसरान हैं उनको खुडे लाइन लगा रहे हैं, बल्कि उनको पीछे भेज रहे हैं। ये किस तरह का प्रोफेशनलिज्म है इंडियन फौज में? जी हाँ, देखिए मेरे ख्याल में जिस तरीके से जनरल साहब बता रहे थे कि इनके जो अभी रिसेंट हमने शफलिंग देखी हायरकी में, लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंदर कुमार जो नदरन कमांड के कमांडर थे, ही वाज रिमूव्ड। उसके बाद फिर ये हुआ वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे एयर मार्शल सुजीत, उन्होंने उस वक्त क्वेश्चन रेज किया था जब 4 राफेल यहाँ पे आए थे और हमने उनका कम्युनिकेशन जैम कर दिया, तो ही क्वेश्चन दी क्रेडिबिलिटी और परफॉर्मेंस ऑफ द पायलट्स, और उस पर उन्होंने फारिग कर दिया गया। और इसके बाद जो डायरेक्टर जनरल डिफेंस इंटेलिजेंस थे लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा, वो रिमूव हुआ व्हेन दैट 9-पेज डॉक्यूमेंट जो रॉ का था वो लीक हुआ था। और फिर देखिए कि विद इन दी इनके फोर्सेस में 185 BSF और 13 स्टिक लाइट इन्फेंट्री आपस में लड़ पड़े, 5 सोल्जर्स इसमें मारे गए। सो दिस इंडिकेट्स डीप इंटरनल क्राइसिस है, अनरेस्ट है, मिसट्रस्ट है, मोरल कम है। जो नया कमांडर नॉर्दर्न कमांड में गया था पराकत शर्मा, उसने जब दरबार किया तो लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं और दे आस्क्ड फॉर द पर्पस ऑफ गोइंग फॉर अ वॉर विद पाकिस्तान, तो वो लाजवाब थे। तो इस तरह की सिचुएशन है। तो इन हालात में आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि आपके अंडर कमांड सोल्जर्स लड़े? अब यही वजह है ना, दैट्स वाई वो पुराने जमाने की तरह वो झंडे लेके आए हैं, व्हाइट फ्लैग्स को वेव कर रहे हैं। और जिस तरीके से वी हैव गिवन सिवियर ब्लो, जब हमने LOC पे आप देखें उनका 93 ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ी में फारिग कर दिया है, 12 ब्रिगेड हेडक्वार्टर पुंछ में फारिग कर दिया है, 6 महार का बटालियन हेडक्वार्टर फारिग कर दिया है, सेवरल पोस्ट ऑल अलोंग LOC, 700 किलोमीटर की LOC है, उस पे बहुत सारे मैसिव कैजुअलिटीज है। सो वी आर नॉट ओनली डोमिनेटिंग एयर, बट हम ग्राउंड पे भी हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये लीडरशिप होती है, आपका फेथ होता है, जिस तरह जनरल साहब ने बात की है, आपका ईमान होता है। और फौज में जब इस तरह के अंडरस्टैंडिंग होती है, आप ओथ लेते हैं और फिर आपको पता है अगर मेरी कैजुअलिटी में हो जाता हूं तो मैंने शहीद होना है, जिंदा रहा तो मेरा गाजी बनना है, तो वो ईमान का हमारा तकाजा है। और यही हमारे फोर्स है जिसकी वजह से हमारे ट्रुप्स हैं, ऑल रैंक्स है, वो लड़ते हैं और एक कमांड के अंडर लड़ते हैं और उनको पता भी है। साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से भारत की बिला इश्तियाल जारियत का सख्ती से नोटिस लेने का मुतालबा किया है और बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारत को जवाबदेह ठहराया जाएगा। क्या आलमी बरादरी भारत के इश्तियाल अंगेजी का कोई नोटिस लेगी? आपको क्या लगता है इस हवाले से? मुझसे पूछ रही हैं? जी मसूद साहब, आपसे मुखातिब हूँ, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से भारत की बिला इश्तियाल जारियत का सख्ती से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। क्या आलमी बरादरी भारत के इश्तियाल अंगेजी का कोई नोटिस लेगी? क्या लगता है आपको? देखिए नजफ, लेना चाहिए, लेकिन मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स बी वेरी वेरी रियलिस्टिक। ये इंटरेस्ट की गेम है जी। जिनका इंटरेस्ट वो देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ है, आप अगर ये समझे कि वो मोरालिटी पे या ओवरऑल लार्जर पीस ऑफ द वर्ल्ड या लार्जर स्टेबिलिटी इन दिस रीजन उस पे बेस करके करेगी, तो माय अपॉलॉजीज, आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड। ये इंटरेस्ट की गेम है, जिधर जिधर उनको इंटरेस्ट जिसको नजर आएगा वो उस पे शामिल होगा। वरना देखिए ना, मोरालिटी और पॉलिटिकल सिस्टम हमारा इतना लो हो गया इंटरनेशनल सिस्टम में कि गजा से बड़ा जेनोसाइडल एक्शन कहीं भी नहीं हो सकता। हमने अभी 6-7 बच्चे हमारे गए हैं, तो हमें देखे ना कितना पेन फील हो रहा है और हम बदला लेने के, और नोबडी इन पाकिस्तान इज सेइंग कि जी बदला नहीं लेना। बिल्कुल जी, हम बदला लेंगे और इसमें हम दुश्मन को सरप्राइज करेंगे और हम इसमें माहिर हैं, हमने पहले भी किया। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। और अगर हम बात करें, हम प्रोफेशनलिज्म का पोस्टमार्टम कर रहे थे भारतीय फौज का, और दोनों ममालिक की अगर हम बात करें, दोनों ममालिक की अफवाज का हम कंपैरिजन करें, कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन फिर भी ये बता देना ज़रूरी है अपनी ऑडियंस को कि एक जानिब पाकिस्तान है जो कि सिर्फ भारत की फौजी तनसीबात को निशाना बनाता है, लेकिन भारत है कि सिविलियंस को निशाना बनाता है, ख़ास तौर पर टारगेट किया जाता है। दूसरी जानिब हमारे जवान हैं जो कि जज्बा शहादत से सरशार हैं, हर वक्त
शहादत की आरजू जो है वो करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जो भारत के जो ट्रूप्स हैं, जो आर्मी वाले हैं, जो जवान हैं, वो कोई खाने का रोना रो रहा है, कोई किसी चीज़ का रोना रो रहा है कि यहाँ पे हमें मयारी खाना नहीं मिल रहा, इस तरह की चीज़ें नहीं मिल रही। तो प्रोफेशनलिज्म में भी बहुत ज़्यादा लैकिंग है उनकी। खैर, पाकिस्तान अब जवाब देगा, भारत को इसका इंतजार करना चाहिए। ईमान में बहुत मुख्तलिफ है, हम लोग अलग लोग हैं। तो इसी के साथ लेते हैं इजाजत। सुनो सिचुएशन रूम से। अल्लाह हाफिज।